हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा लेसन थर्ड है, उसका पार्ट 1 हमने आपको दिया था, जिनमें एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का पहला पार्ट आपने देखा हमारा। अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहले वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आप हमारी वीडियो को अच्छा से देखते रहिए। बस इतना काम कीजिए, हम आपको बारी बारी से हर एक बात को, पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बहुत ही मजेदार है, आप आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और आप जाकर के पहले हमारी पहली वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको ये दूसरी वीडियो समझ में आएगी। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि विजयनगर राज्य की स्थापना से पहले बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो हमारे दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे पहले हम चलते हैं 1247 ईस्वी में अलाउद्दीन वहमन शाह ने किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की। याद रखेंगे कब? 1247 में। किसके संरक्षक में? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के शासक थे, उन्हीं का साम्राज्य था, क्योंकि दक्षिण भारत पर इस्लाम का आगमन हो चुका था, तो उन्होंने किया था वहां पर। और उसके बाद उनके कई वंशज, कई पूर्वज आए, जिनमें याद रखेंगे महमूद खां, जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली शासक हुए थे बहमनी साम्राज्य के, जो मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे कौन? आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि महमूद खां कौन थे, तो आप क्या लिखेंगे? महमूद खां मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिजीवी लोग थे। और इन्होंने पूरे बहमनी साम्राज्य को एक बहुत विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश किया था। और उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं किया, कि बहुत बड़ी साम्राज्य स्थापित भी की, जिनमें कोकन, सोमेश्वर, उड़ीसा और याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य को जीत करके और बहमनी साम्राज्य में मिला दिया था। बहुत बड़ी साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन ये बहुत ही अच्छे राजा थे। अपने राज्य में कलाकृतियों की, यानी जो अच्छे विद्वान लोग थे, जो अच्छे कलाकार थे, जो अच्छे लोग थे, इन सब का इन्हें संरक्षण भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, इनकी मृत्यु ना बहुत ही दर्दनाक होती है। चलिए, उनकी मृत्यु से हमें क्या लेना देना है, लेकिन समझते हैं कि अच्छे लोग थे, अच्छी जानकारियां उन्होंने दी थी। बहमनी को, यानी बहमनी साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में इन्होंने काफी मदद की। फिर हमने बताया था आपको कि वहीं पर एक विरांगल विरांगल के जो राजा थे, जिनके यहाँ रहते थे हरिहर और बुक्का, जब किसका आक्रमण हुआ था उस पर? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो उसे पकड़ करके, वो गिरफ्तार करके, यानी बंदी बना करके उसे कहाँ ले जाया गया? दिल्ली। लेकिन इसकी बहादुरता और अच्छी ज्ञान को देख करके इसे फिर से किसको? दोआब क्षेत्र के संरक्षण के लिए सामंत के रूप में इनको भेज दिया गया। कहाँ पहुंचे ये लोग? हरिहर और बुक्का कहाँ पहुंचे? दक्षिण भारत को, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के द्रोणी क्षेत्र थे, ठीक है, जो काफी उपजाऊ थी, वहां पर आए। और उनके गुरु जो थे, उनके कहने पर उन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में उन्होंने कर दी, जो हमने पहले पाठ में देखा। फिर हमने बताया था उनके राज्य की आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, नहीं, उनके इन सारी चीजों को हम बारी बारी से कवर किए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य में जो शासन हुआ। विजयनगर साम्राज्य में जो शासक हुए, वो कौन कौन से शासक थे, क्या क्या थे वंशज, इनके बारे में सबसे हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में ना कुल जो स्थापना हुई तब से लेकर के उनके अंत तक, यानी कि उनकी साम्राज्य एक समय आने के बाद क्या हो जाता है? विध्वंस भी हो जाता है विजयनगर, ठीक है ना। उन तक 4 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहला याद रखेंगे 1336 ईस्वी में, 1336 से 1485 में संगम वंश, कौन थे? संगम वंश के राजा हरिहर और बुक्का राय ने इस राज्य की स्थापना की। केवल क्या इतने वर्षों तक यही शासन किए? नहीं, इनके बाद कई वंशज आए, इनके बाद उनके वंशज, फिर उनके वंशज, ये लोग आते गए। कौन? 1336 में तो हरिहर और बुक्का राय दोनों मिलकर के ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आगे फिर उनके वंशज आते गए। फिर क्या होता है कि इनके बाद इनके वंशज कमजोर हो जाते हैं, और उसके बाद नरसिंह राजा, जो सुलूभ राजवंश की स्थापना की, कब? 1485 में। यानी कहने के अर्थ है, संगम राजवंश के राजा को हरा करके, संगम राजवंश के अंतिम राजा जो थे, उनको हरा करके सुलूभ राजवंश की स्थापना की 1485 में। किसने? नरसिंह ने। इसके बाद इन्होंने 1505 तक शासन किया, यानी मात्र 20 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद उनके राजा को, यानी नरसिंह वंश के जो शासक थे, उसको हरा करके तुलुभ राजवंश, किसका?
तुलुब राजवंश 1505 से 1570 तक शासन किया। ये जो कृष्णदेव राय जो देख रहे हैं, ये उनके संस्थापक नहीं थे, तुलुब राजवंश के संस्थापक नहीं थे। इस राजवंश के क्या थे? एक अच्छे शासक थे, इसीलिए यहां पर नाम हमने इसको नोट किया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये संस्थापक नहीं थे। जैसे आपने सुना होगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अच्छे शासक थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रतापी राजा हुए थे राजा कौन? अशोक। राजा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा शक्तिशाली थे अशोक। लेकिन जब चंद्रगुप्त राज्य सॉरी मौर्य वंश की संस्थापक का नाम आएगा तो कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, प्रथम आएंगे नहीं। लेकिन यहां पर कृष्णदेव राय उनके संस्थापक नहीं थे, तुलुब वंश के क्या थे? वे एक अच्छे राजा थे। चलेंगे उसके बाद, यानी तुलुब वंश के राजवंश के बाद, यानी कृष्णदेव राय के बाद, कृष्णदेव राय के बाद इनकी मृत्यु तो मान लीजिए 1529 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुई इनकी मृत्यु? 1529 ईस्वी में। ठीक है, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई है? 1500। अब देखिए 1570 तक चला है, यानी कृष्णदेव राय के बाद अनेक वंशज, उनके बाद आने वाले वंशज आए होंगे, आकर के यहाँ शासन किए होंगे। उसके बाद उनके वंशजों में कमजोरियां आई, तो उनको हरा करके अराबिंदु राजवंश 1570 से 1560 तक, सॉरी 1570 से 1650 तक त्रिमूल नाम का शासक ने अपने किसका स्थापना किया? अराबिंदु राजवंश की। यानी आपने अभी तक कुल क्या समझा? कि पूरे विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। कब से? तो 1336 से 1650, यानी 55 होगा लगभग। ऐसी किताब हमारा किसी किसी किताब में कम बता रहा है, किसी में ज्यादा, यानी कि लगभग 55 या 56 रखिए, 1656 ईस्वी तक, क्योंकि 1656 इसकी लास्ट अवधि है। इसके बाद इस साम्राज्य का कोई इतिहास जानकारियां नहीं मिलती है, वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल 1570 से 1500 कहां तक रखेंगे हम लोग? 1656 तक। कहां तक रखेंगे? 56 तक। कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंशों से। कोई दिक्कत? तो अभी तक आप क्या समझ रहे थे? कि हमारे विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंश, तो हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, और इन चारों राजवंशों का हमने समय अवधि और उनके प्रमुख शासकों का हमने विवरण दिया। चलते हैं अब विजयनगर के स्थापत्य के बारे में। देखिए विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। कल हमने आपको मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश किया था कि विजयनगर साम्राज्य जो था वह दक्षिण के जो अभी तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन सारे जगहों को ना कवर कर लिया था, मैंने बहुत सारा, यहाँ तक कि वह केरल जो हमारा श्रीलंका जो है, श्रीलंका के कुछ भागों पर भी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाद में ना इनका नाम अलग हो गया था, कर्नाटक साम्राज्य। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य को ना विजयनगर नहीं कहते थे, कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं। याद रखेंगे, अगर पूछे कर्नाटक साम्राज्य क्या है, तो विजयनगर को ही क्या कहते हैं? कर्नाटक साम्राज्य। क्योंकि यह कहाँ विकसित हुआ था? तो कर्नाटक जो राज्य है, जो कर्नाटक राज्य है, वहां यह विकसित हुई थी, इसलिए इसका स्थानीय लोग इसको विजयनगर ना कह करके क्या कहते हैं? कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं। विजयनगर तो एक मतलब क्या है? राजधानी थी। विजयनगर क्या था? उसका राजधानी थी। वो साम्राज्य विजयनगर था, तो उसका नाम वो लोग रखा कर्नाटक साम्राज्य। कहाँ? वहां के स्थानीय लोग। लेकिन इतिहासकार जो हमारे साहित्य हैं, उसमें क्या विवरण मिलता है? तो विजयनगर के नाम से, वहां पर विजयनगर के नाम से मिलता है, लेकिन स्थानीय लोग उसको क्या बोलते थे? कर्नाटक साम्राज्य। कोई डाउट? बाद में इसी विजयनगर को हम्पी भी कहा गया। याद रखें, विजयनगर का नाम क्या चेंज हो गया? हम्पी हो गया। क्यों हो गया? तो वहां आगे हम देखेंगे, वहां की एक देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम पर उनको लोग, वहां के लोग समझते थे कि पालन करने वाली, यहाँ के लोगों को क्या करती है? पालन करती है, देवी अच्छी है। जैसे पटना के जो देवी है उसको कहते हैं पटन देवी। वहां के लोग उसको क्या मानते हैं? कि इना पटना के जो लोगों को ना सेवा करती है, पालन करती है, इसीलिए पटन देवी के नाम पर ही पटना पड़ा है। ठीक है, उसी तरह से वहां पर विजयनगर साम्राज्य थी, लेकिन वहां की एक रानी मतलब देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। तब पालन करने वाली थी, इसीलिए उनके नाम पर उसका नाम रखा गया पंपा। तब पंपा से हट के हम्पी कर दिया गया। ठीक है, ये सब हम वहां पर देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। विजयनगर जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था।
कितने 4 राजवंशों ने स्थापित किया, जिसमें आपने देखा 1336 से लेकर के 1656 तक लगभग 200 वर्ष, 300 वर्ष, 16 13 300 वर्षों तक वहां पर राजाओं का शासन रहा। तो इस बीच में ना बहुत सारी स्थापनाएं हुई। स्थापना का मतलब है कि भवन, कला, इस सब का खूब विकास हुआ, और उनमें कुछ राजा तो काफी प्रतापी हुए जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाए हैं। जो देखते हैं विजयनगर का स्थापत्य, नंबर 1 देखिए, वहां पर एक मंदिर है जिनका नाम है तिरुपाक्ष, सॉरी विरूपाक्ष देवता, यानी विरूपाक्ष मंदिर है, देवताओं का मंदिर है जिनका नाम है विरूपाक्ष। बहुत बड़ा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है, ठीक है। ये विजयनगर के संरक्षक माने जाते हैं, माने वहां के लोग इनको क्या मानते हैं, संरक्षण। किसको, विरूपाक्ष देवता हैं उनको क्या मानते हैं विजयनगर के लोग, संरक्षक मानते थे। और इसके मंदिर के सामने मंडप राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। वो मंदिर जो है ना, उन मंदिर के एक बाहर जो है गेट, द्वार जिसको कहते हैं आप लोग, द्वार प्रवेश करने का, वहां पर एक बहुत बड़ा मंडप है, बहुत सुंदर आकर्षक मंडप है। उस मंडप में ना घोड़े का चिन्ह, अश्व का चिन्ह है, माने वो जो पत्थरों का बना हुआ है, मंदिर कैसा है, पत्थर का है, और उसके बाहर ना घोड़ा का तस्वीर बनी हुई है। तो घोड़ा यानी कि इससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के लोग घोड़ा प्रेमी थे। क्लियर, घोड़ा का तीस। इसके बाद घोड़े के ऊपर यानी अश्व के ऊपर में एक मयूर का फोटो है, मंडप के ऊपर में ना मयूर लगा हुआ, मयूर माने मोर, मोर का तस्वीर बनी हुई है पत्थरों की। इससे यह पता चलता है कि भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वहां पर दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, वहां पर मोर से बगल में 3 स्त्रियों का, 3 औरतों का भी तस्वीर बनी हुई है, जो हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। अब पिछले हमने बताया था कि वहां की लड़कियों को क्या शिक्षा दिया जाता था, आत्म रक्षा के लिए युद्धाभ्यास करवाया जाता थी। वहां की जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे कार्यों में भाग लेती थी, नहीं लेती थी। अपने पढ़ा कि वहां की महिलाओं को घर से बाहर निकलने का एकदम स्वतंत्रता थी उस समय में। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर ये बताया जा रहा है, ये मंदिर शो कर रहा है कि हमारे राज्य में लोग घोड़े से प्रेम करते थे, मोर से प्रेम करते थे, और इन जो महिलाओं हैं उनको अधिकार था, युद्धाभ्यास कराया जाता था, महिलाएं युद्ध, ऐसे मंदिर बनवाए गए हैं। वो कौन है, हमारा विरूपाक्ष मंदिर, याद रखेंगे विरूपाक्ष मंदिर। उसको क्या कहा जाता है, वहां पर विजयनगर के संरक्षक कहा जाता है। क्लियर। ऐसा माना जाता है कि देखिए, ऐसा माना जाता है कि वहां की एक प्रसिद्ध देवी है जिसका नाम है पंपा देवी। क्या नाम था, पंपा देवी, याद रखेंगे। उनके नाम पर वहां की राजधानी हम्पी नाम पड़ा। माने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पहले विजयनगर थी, लेकिन बाद में विजयनगर को चेंज करके क्या बना दिया गया, हम्पी नाम रखा गया। किसके नाम पर, तो पंपा देवी। और ये विरूपाक्ष देवता है और ये पंपा देवी है। अर्थात आप समझ रहे हैं ना कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, ये दोनों की शादी भी हुई है। ऐसा वहां का लोगों को मानना है कि दोनों के बीच में क्या है, शादी है, पति पत्नी है, ऐसा भी लोग मानते हैं। ठीक है, देवी देवता में। आगे चलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं देखिए। मंदिर की क्या क्या विशेषताएं, वहां जो मंदिर बनी है उनकी क्या क्या विशेषताएं। विरूपाक्ष मंदिर, इस मंदिर की विशेष महत्व है मंदिर में सभाघर उपयोग, यानी कहने का अर्थ है कि मंदिर में बहुत सारे सभाघर है। सभाघर समझ रहे हैं ना, माने बहुत बड़ा बड़ा हॉल जिसको आप कह सकते हैं, हॉल बनी हुई है। इन हॉलों में किसी किसी हॉल में मतलब देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, और वहां पर कुछ सभाएं होती है। जैसे देखिए, देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई किसी किसी सभाघर में, जिसमें संगीत नृत्य जैसे कार्यक्रम लगाए जाते हैं। माने उस सभाघर में, माने जो मंदिर है, मंदिर के बीच में सभाघर है, उसमें कुछ भगवान की मूर्तियां उसमें लगी हुई है। और इसमें ना मूर्तियां किसके समय में, तो उसमें संगीत नृत्य कार्यक्रम होता है कब, तब विवाह और उत्सव के समय। और किनका विवाह, तभी अभी आपने पढ़ा किसका, तो विरूपाक्ष देवता और पंपा देवी का जो विवाह हुआ है, विवाह के दिन, जैसे हमारा हम लोगों में नहीं होता है हिंदू समाज में शिवरात्रि, भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी उस दिन हुई है। जितने भी अपने यहाँ क्या कहते हैं, शिव मंदिर उसको अच्छे से सजाया जाता है, वहां पर पूजा पाठ कीर्तन गाजन होता है ना। ठीक वही कहानी होती है दक्षिण भारत में विरूपाक्ष मंदिर में। वहां पंपा देवी और विरूपाक्ष का शादी का एक दिन आता है, और उस दिन वो मंदिरों को खूब सजाया जाता है। लोग नृत्य गाजन वादन जो भी होता है अपना करते हैं वहां के हिसाब से। ठीक है, और इसमें बहुत सब लोग खुशियां मनाते हैं, मतलब अच्छी तरह से वहां पर रहते हैं। चलिए आगे हम मंदिर की विशेषता है कि मंदिर में गोपुर सीधी आगे बढ़ती है और गलियों में पत्थर बनाया जाए। माने वहां का जो गोपुर होता है, गोपुर का मतलब प्रवेश द्वार, वो जो है ना बहुत लंबी सीधी गली है। माने कहने का अर्थ है मंदिर से निकलेंगे तो आपको सीधी गली नजर आएगी। वो गलियों में पत्थर लगाया गया था। पत्थर का मतलब था कि लोगों को कठिनाइयां न हो चलने के लिए, ऐसा बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा।
आगे चलते हैं, वहां पर ये तो अब पहला था विरूपाक्ष मंदिर। अब चलते हैं, दूसरा है हजारा राम मंदिर, याद रखेंगे। वहां पर दूसरा कौन है हमारा, हजारा राम मंदिर। यह मंदिर शाही केंद्र में स्थित था। शाही केंद्र मतलब राजा का जो भवन था ना, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, उस राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी के अंदर एक मंदिर था जिनका नाम है हजारा राम मंदिर। इन मंदिर में राजा और उनके परिवार ही पूजा करते थे, माने बाहर के लोग नहीं आते थे, माने वही पूजा करते थे या राजा करते थे। और राजा के जो सगे संबंधी परिवार के लोग थे वही उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे, बाहर नहीं आते हैं। अभी मंदिर है नहीं, मंदिर सॉरी मंदिर हैं लेकिन उनमें मूर्तियां नहीं है। मूर्ति किसकी थी लगी हुई ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उस मंदिर के दीवारों पर वो छेनी हथौड़ी ना कहते हैं उसको, उससे पत्थर, क्योंकि पत्थर की बनी हुई है, तब पत्थर पर उस समय तो कलम कागज था नहीं, तो लिखेगा लोग कैसे। तो उस समय क्या होता था, लोग उकेर दिया जाता था दीवार पर, राजा का जो कानून होता था, जो बातें होती थी, वो लोग उस पर लिख दिया जाता था। जैसे राजा अकबर जो थे, योद्धाबाई के लिए जो मंदिर मतलब भवन बनवाई है, और उसमें एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में जाएंगे ना तो वहां पर तरह तरह की शिवलिंग, उनका जो ओम नमः शिवाय जो भी सब लिखा हुआ है, पूरे मंदिर में लिखा हुआ पत्थरों में, किससे, तो छेनी हथौड़ी से। उसी तरह से वहां जब जाएंगे तो हजारा राम मंदिर में देखेंगे कि भगवान की मूर्तियां नहीं है। किस भगवान की मूर्ति स्थापित है ये नहीं जानता है लोग, लेकिन उसमें ना मैंने रामायण की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है उस मंदिर में। जो लिखा हुआ दीवार पर वो इन मतलब छेनी हथौड़ी से उखेरा गया है, वो किसका है, रामायण की कुछ पंक्तियां। इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है ये हजारा राम मंदिर, नाम से भी पता चलता है हजारा राम मंदिर, यानी राम की मूर्तियां वहां पर होगी, राम की वहां पर पूजा की जाती होगी, ऐसा लोग मानते हैं ये मंदिर। ठीक है, अभी मूर्ति उसमें नहीं है, माने ऐसा लोग मानते हैं। और नाम भी रखा क्या, हजारा राम मंदिर। तो राम यहाँ भी, और वहां पर भी क्या लिखा गया है, रामायण की पंक्तियां। इसे स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, वहां पर एक कमल महल है जो विजयनगर की राजधानी है उसकी बात कर रहे हैं। कमल महल बहुत ही आकर्षक, बहुत सुंदर, माने भव्य, इसको भव्य कह सकते हैं। जैसे दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, मंदिर है, वो टेम्पल है मंदिर, लेकिन यहाँ पर महल है, कमल महल, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, माने देखने के बाद ना मन को आकर्षित कर जाता, दिल को छूने वाला ऐसा महल है। लेकिन वो क्यों बनवाया गया था, आखिर राजा का तो शाही महल था, राजा का क्या था, शाही महल, लेकिन फिर ये कमल महल क्यों बनवाया गया, इसके बारे में कोई अच्छी जानकारियां हासिल नहीं है, इतिहास में ये ऐसा लिखा गया नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जैसे मैकेंजी, कौन थे, मैकेंजी नामक जो एक इतिहासकार है, कौन इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, अंग्रेज के थे वो रहने वाले, वो माने इंग्लैंड के, वो कहते हैं कि इस भवन का उपयोग किसके लिए करते थे, तो परामर्शदाता के लिए, यानी कि राजा को जो परामर्श देते थे मंत्री या कोई लोग, तो उनको ठहरने का जो जगह होता था वो कहाँ होता था, कमल महल में। राजा तो खुद रहते थे शाही महल में, राजा कहाँ रहते थे, शाही महल में, लेकिन जो उनके परामर्शदाता होते थे, मंत्री होते थे या सलाहकार होते थे, जिसको कह सकते हैं आप लोग, तो उनके लिए ठहरने का जगह कहां बनवाया गया था, कमल महल, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। ठीक है, उसी के बगल में एक और है, याद रखेंगे कमल महल के निकट में ही एक हाथी का अस्तबल है, हाथी का अस्तबल, बहुत बड़ा अस्तबल है, बहुत बड़ा अस्तबल, उनमें कई कक्ष हैं, कई भवन बनवाए गए हैं और बहुत बड़ा बड़ा है। मैंने भवन का मतलब हाथी रहता होगा, आदमी का थोड़ी झोपड़ी बनाया गया है, महल है, बहुत बड़ा महल, और उसमें हाथियों के लिए बहुत कक्ष बने हुए। इसका मतलब यह स्पष्ट में आता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे वो हाथी प्रेमी थे। कैसा थे, हाथी प्रेमी। आप कल भी पढ़े थे आप लोग कि वो लोग अरब वालों से क्या खरीदते थे, घोड़े और हाथी का व्यापार करते थे, हाथी खरीदते थे, यानी इनकी सेना में हाथी घोड़ों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए तो उनकी सेना विशाल थी। और उस समय में कोनो बंदूक से लड़ाइयां चलती थी। हाँ, जब पुर्तगाल वाला आया तब हम लोग बंदूक की बातें सीखे हैं, अभी तक तो हम लोग पीछे पड़ रहे थे 15वीं शताब्दी में, तो वहां पर हम लोग बंदूक चलाना नहीं जानते थे। ठीक है, तो हम लोग किससे लड़ते थे, हाथी घोड़े से ही लड़ाई चलती थी। और खास करके विजयनगर में हाथी को रखने के लिए क्या बनाया गया था, बहुत बड़ा अस्तबल बनवाया गया था, अस्तबल जहां पर घोड़ा और हाथी रहता था, हाथी के लिए बनाया गया था। चलेंगे आगे हैं, विजयनगर में अनेक मंदिर, भवन, महल, दुर्ग इत्यादि मिले हैं। जब वहां पर अभी खुदाई हुई है, पता चला है, मैंने वहां पर जब जांच हुआ है तो बहुत सारे महल मिले हैं। खास करके जो हम्पी है ना, उनकी जो राजधानी, वहां राजधानी में लगभग 60 से ज्यादा मंदिरें मिली है, बड़ी बड़ी मंदिरें पाई गई है, वहां पर कई मस्जिदें पाई गई है। बाद में ना उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, किसको, विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी हम्पी को। आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे
आकर्षक सुंदर स्थल हैं जिनके कारण उन्हें विश्व धरोहर बनाया गया है। तो आपने क्या समझा, वहां की स्थापत्य यानी मंदिर, भवन इत्यादि के बारे में। तो मंदिर में क्या था, अब चलेंगे। पहला था कौन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, जो वहां के देवता थे, लोग ऐसा मानते थे कि वो हमारे राज्य के क्या है, संरक्षक है। दूसरा था पंपा देवी, उसको लोग क्या समझते थे कि हमारे संरक्षक है, और ये दोनों एक दूसरे यानी पति पत्नी है, इनकी शादी होती है। और विरूपाक्ष मंदिर जो बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, वहां का सबसे विशाल मंदिर, ठीक है ना। इस मंदिर में भी एक शादी के समय में, यानी कि उनका जो शादी का दिन आता है, उस समय बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा। इसके बाद दूसरा था हजारा राम मंदिर, तीसरा था कमल महल, और तीसरा था हाथी का अस्तबल। ये स्थापत्य की बात। आगे चलते हैं हम लोग वहां की कला और संस्कृति के बारे में देखते हैं। याद रखेंगे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की बात। दक्षिण भारत की बात ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र है, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, आज से नहीं, पहले से भी, आज भी। ये दक्षिण भारत जो है ना, वो क्या है, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। और उत्तर भारत जो है ना, वो राजनीतिक का केंद्र है। उत्तर भारत क्या होता है, राजनीतिक का केंद्र, और दक्षिण भारत क्या होता है, कला और संस्कृति का केंद्र। आप अगर दक्षिण भारत जाएंगे ना, तो वहाँ के पुरुषों को देखिए, खूब लम्हा टिक्का करेगा, कान वाला नाक वाला पहनेगा, माने पुरुष लोग माने पूरा आभूषण अभी भी पहनते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वो लोग ना बहुत कला प्रेमी है, माने सांस्कृतिक के अच्छे, धरोहर की चीज रखे, माने कहने का अर्थ है वो लोग अच्छा से, अभी महिलाएं वहां पर अच्छी अच्छी जूड़ा लगाएगी, बाल को सजाएगी, माने तरह तरह के। लेकिन उत्तर भारत में इस तरह का नहीं है। दक्षिण भारत के लोग कला प्रेमी, कौन, सांस्कृतिक। लेकिन उत्तर भारत के लोग कैसे हैं, तो राजनीतिक के प्रेमी है, राजनीतिक करते हैं। जैसे हमारे अगर मान लीजिए दक्षिण भारत के कुछ राज्य में अगर अभी चुनाव होगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि केरला में चुनाव हुआ, कब हुआ, पता नहीं चलेगा। लेकिन उत्तर भारत में अगर चुनाव होती है, खास करके उत्तर प्रदेश में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, पूरा हाहाकार मच जाता है, पूरा देश के लोग जान जाता है कि अरे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार बनी, पूरा नजर सबका टिकटिका रहता है, पूरा देश के लोगों को, समझ रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो, यानी कहने का अर्थ है कि हमारा अभी कहां पर रहते हैं हम लोग, दक्षिण भारत। कहां पर रहे हम लोग, दक्षिण भारत पर रहे हैं। तो संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र, और उस समय में दक्षिण भारत भी संस्कृति का केंद्र था। तो चलते हैं उनकी कला और संस्कृति के बारे में। दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य की कला और संस्कृति देखेंगे। विजयनगर किलेबंदी बस्ती से जाने के लिए प्रवेश द्वार बने, मेहराब ऊपर की ओर, गुंबद की स्थापत्य शैली, इसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता था। ध्यान देंगे, विजयनगर हमने कल बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें घेर दी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के, तो हम बता रहे थे वहां के स्थापत्य के बारे में, नहीं ध्यान देंगे। अब चलते हैं वहां पर ध्यान देंगे, जो हमने पिछले दिन बताया था, यानी कल हमारी वीडियो में हमने बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य थे, उसके चारों ओर जितने भी राज्य थे, उनसे लड़ाइयां चलती रहती थी। खास करके जो बहमनी साम्राज्य था, जो इस्लामिक साम्राज्य, उनसे तो काफी संघर्ष चलती थी। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए राजाओं ने क्या किया था, किलाबंदी कर रखा था। किलाबंदी समझ रहे हैं ना, माने चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया था, ताकि उसमें कोई प्रवेश न करे। और उनमें प्रवेश करने के लिए द्वार, क्योंकि बाहर से तो कुछ आएंगे ना, तो बाहर से आने के लिए जो रास्ता था, वो प्रवेश द्वार कहलाता था। उस पर मेहराब शैली का गुंबद था, माने बहुत ही गोलदार सम्राट, मतलब गुंबद, बहुत सुंदर आकर्षक, यानी जिसको आप कह सकते हैं गेट। अपने यहाँ का क्या होता है, गेट। जो घर नहीं बनाता है, घर के बाहर जो चारों तरफ बाउंड्री घेर के आए, वो गेट लगाता है, और सुंदर आकर्षक गेट लोग लगाता है, जिसका जैसे हैसियत उसके हिसाब से। जैसे हम लोगों का गरीब आदमी है, तो बांसों का फटक बांध देते हैं, वो हमारा सुंदर गेट है, नहीं है, जिसके जैसे पर। तो वहां पर विजयनगर साम्राज्य है, उनकी जो गेट थी, दरवाजा, वो गुंबद के आकार के मेहराब शैली। वो कौन शैली थी, तो इंडो इस्लामिक शैली। देखिए पूछता आपसे कि इंडो इस्लामिक शैली क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है, इंडो माने इंडिया, इस्लामिक माने इस्लाम, यानी इंडिया और इस्लाम दोनों के मिली हुई शैली। इंडिया और इस्लाम। इस्लाम कौन, अभी आपने पीछे पढ़ा कि हमारे भारत पर इस्लामों का आगमन कब हुआ था, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम जब वो आया था हमारे यहाँ, तो कुछ उसके साथ कुछ लोग आए जो स्थापत्य कला भी लाए, माने भवन बनाने की ज्ञान लाए, तो उनसे भी हमने सीखा, और इंडो इस्लामिक शैली का हमारे देश में विकास हुआ। अभी हम लोग जो मेहराब शैली बनाते हैं, घर उर में जो हम लोग गुंबद का आकार डिजाइन देते हैं, नहीं टेढ़का टेढ़का डिजाइन, वो कौन है हमारी, जैसे अभी देखे होंगे आप घर बनाइएगा तो ऐसे डिजाइन दीजिएगा, ऐसे देता है कोई लोग, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके देता है। ये सब कौन डिजाइन है, इंडो इस्लामिक शैली है, माने मेहराब गुंबददार गोल गोल वाला, ठीक है। ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये बाहर का शैली था, हमने अपना लिया है। क्लियर, चलते हैं वहां पर एक
राय गोपुर होता था। कौन था? राय गोपुर। ध्यान दीजिएगा, ए हेलो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राय गोपुर। ये क्या होता है समझिएगा, ये स्थापत्य कला ही है। ये राय गोपुर होता था। जो मंदिरें होती थी ना, मंदिरें, मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्तंभ बनवाया जाता था, ताकि ये दूर से पता चले कि ये मंदिर है। देखिए मंदिर तो बना ही, मंदिर से बाहर, मंदिर के जो गेट होता था, दरवाजा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्तंभ बनवा दिया जाता था, जिसको कहा जाता था राय गोपुर। ये नवीन पद्धति थी, पहले नहीं था, धीरे धीरे बाद में लोग उसमें नई बातें जोड़ना शुरू कर दिया मंदिर में। देखिए ये मंदिर के ऊपर बहुत ऊंचा बनवाया जाता था, दूर से ही पता चलता था कि मंदिर होने का संकेत। यह राजा की समृद्धि का प्रतीक भी था। मैंने समृद्धि का मतलब क्या, कि जिस राजा के शासनकाल में जितनी बड़ी राय गोपुर बनवाया जाता था, ये बतलाता था कि ये राजा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, और ये क्यों बनवाया जाता था? मंदिर के संकेत के लिए कि यह मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य में संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि भाषा का साहित्य मिला है। यानी कहने का अर्थ है कि जो राज्य थे, कौन? विजयनगर साम्राज्य। इन साम्राज्य में कला प्रेमियों का बहुत बड़ा स्थान था। लोग वहां पर तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे। तो कौन कौन भाषा? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, इन सब भाषा भाषी लोग थे। यानी भाषा के भी आधार पर कोई भेदभाव वहां पर नहीं था, सब लोग थे वहां पर। चलते हैं, और यहाँ पर कई साहित्य मिला है इस भाषा में। इसका मतलब है कि वहां के सब लोग अनेक भाषी थे। राजा कृष्णदेव राय उच्च कोटि के विद्वान थे। खास करके राजा कृष्णदेव राय जो हैं वो उच्च कोटि के विद्वान थे और कला प्रेमी। उन्होंने राज्य में से संरक्षण भी दिया था। यानी वो तो खुद अच्छे थे ही। कौन? राजा कृष्णदेव राय विद्वान थे, और अपने राज्य में अच्छे अच्छे विद्वानों का संरक्षण भी दिया था। यानी जैसे हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, राजा अकबर जो थे वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे, लेकिन उनके दरबार में विद्वानों का संरक्षण होता था। जिनमें आपने सुना होगा 9 विद्वानों का एक समूह था, जिनका नाम था 9 रत्न, जिनमें तानसेन, बीरबल, मानसिंह, नहीं ये सब क्या नाम था उसका, ये सब लोग 9 विद्वान थे, जो दुनिया का महान विद्वानों में गिना जाता है। ऐसे खुद मूर्ख थे लेकिन विद्वानों का संरक्षण देखते। लेकिन यहाँ पर जो कौन थे? राजा कृष्णदेव राय, ये पढ़े लिखे थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन इन्होंने किसका संरक्षण दिया है? विद्वान और कला प्रेमी का। अपने राज्य में जो नृत्य करने वाले थे, जो संगीत करने वाले थे, जो अन्य प्रकार के भवन निर्माण करने वाले थे, माने जो भी कला प्रेमी थे, सबका वो संरक्षण देते थे। कौन? कृष्णदेव राय। कहते हैं यह वस्तु कला का भी प्रोत्साहन मिला है। यानी पर वहां पर वस्तु कला का मतलब प्रोत्साहन मिला है। खास करके राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत बड़े राजा, ऐसे नहीं विजय, ये खाली कृष्णदेव राय की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे राजवंशों में कई राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें याद रखेंगे स्वामी विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। वहां पर जो राजा द्वारा बनवाया गया मंदिर है, उनमें कौन है? विट्ठल स्वामी का मंदिर बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। 1000 स्तंभों वाला मंदिर, ये भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। यानी कहने का अर्थ है कि अब आप जानेंगे ना, उत्तर भारत में जाइए और दक्षिण भारत में जाइए, तो दक्षिण भारत का जो मंदिर है आपको मिलेगी बहुत विशाल मिलेगी, बहुत ऊंची ऊंची मिलेगी। ठीक है ना? उत्तर भारत में मंदिरें उतनी ऊंची नहीं है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो मंदिर का क्या है? बहुत ऊंची ऊंची। उत्तर भारत में उतनी कलाकृति का मंदिर नहीं है जितना दक्षिण भारत में है। आप जाइए तमिलनाडु, केरला जाइए, वहां पर देखिएगा मंदिर पुराने पुराने और बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, माने बहुत डिजाइनिंग जिसको कह सकते हैं आप लोग, डिजाइन। अपने यहाँ का मंदिर में उतना डिजाइन नहीं, और वहाँ के मंदिरों में बहुत डिजाइन बना गया है। अर्थात वहाँ पर दक्षिण भारत जो है ना, सांस्कृतिक और कला का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। तो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ के स्थापत्य कला, कला संस्कृति के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए विजयनगर साम्राज्य में तो बहुत शासक हुए, ऐसा नहीं, 1336 से लेकर के 1656 तक का शासन चला। क्या इसके बीच में एक ही शासक था? नहीं, एक राजवंशों का नहीं, आपने पढ़ा 4 राजवंशों का, कई शासक हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। याद रखेंगे, कभी पूछता है आपसे कि कृष्णदेव राय को वहां का सबसे शक्तिशाली शासक क्यों माना जाता है, क्यों कहते हैं, तो याद रखेंगे। देखिए इसके पीछे क्या कारण है। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, कृष्णदेव राय तो खुद अच्छे विद्वान थे, कला प्रेमी थे, साथ ही बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे। देखिए इनके शासन काल में इन्होंने, इनके पीछे कई विरोधी भी थे, ऐसा नहीं कि विरोधी नहीं थे, बहुत सारे इनके विरोधी भी थे और कई विद्रोही थे। सबको इन्होंने दबा करके, देखिए एक महान योद्धा के रूप में ये महान योद्धा थे, जिन्होंने विजयनगर के सेनाओं को मजबूत बनाया। साथ ही साथ अपनी माँ के नाम पर भी एक उपनगर बसाया, जिस और तालाब, जलाशय, मंदिर बनवाया। देखिए अपने शासन काल में जब ये शासन करने आए थे तो इनके कई विरोधी थे,
देखिए विरोधी और विद्रोही दोनों थे इनके शासनकाल में, तो सबको दबाया। यानी यहां तक समझिए कि इनके मंत्री संतरी जो थे कुछ इनके विरोधी थे, सबको दबा करके माने दमन करके और ये विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने सोचा कि अगर जितना सेना होगा ना उतनी हमारी राज्य मजबूत होगी, इसलिए अपने सेना में विशाल सेना का निर्माण करवाया। माने बहुत बड़ी सेना, ताकतवर सेना जिसको कह सकते हैं आप, वैसा बनवाया। साथ ही साथ उस सेना को ना सुसज्जित किया। सुसज्जित का मतलब हथियार से, यानी घोड़े और हाथियों से सुसज्जित किया। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि जब कृष्णदेव राय का साम्राज्य था, माने उनका जब शासन था, तो उनकी जो सेना थी, उनकी जो विशाल सेना, उसकी तुलना तो कर ही नहीं सकते आप, इतना बड़ा विशाल सेना था। अब समझ रहे हैं ना, तो कृष्णदेव राय को क्यों शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि उनका जो खुद तो एक बहुत बड़ा योद्धा थे, लड़ाकू कह सकते हैं हम उनको, और अपनी राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि राज्य में जब सेना मजबूत होगी तो हम अच्छे शक्तिशाली होंगे, हमारा राज्य काफी सुरक्षित होगा, इसलिए विशाल सेना का निर्माण करवाया। साथ ही साथ उन्होंने सेना को हाथी और घोड़ों से सुसज्जित करवाया, नए नए हथियार डलवाए। अब क्या होता है सो देखिए, अब ये क्या करते हैं, अपने विरोधियों को दमन करने के बाद अपने आसपास के जो इलाके थे, जिनमें याद रखेंगे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सारे जगहों पर आक्रमण कर दिया, सबको जीत लिया। यहां तक जीतते 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 कहां तक चले, उड़ीसा पहुंच गए, और उड़ीसा के जो राजा गणपति थे उसको भी हरा दिया उन्होंने। यानी कहने का अर्थ है कि उत्तर भारत में भी उन्होंने कदम रख दिया था। कौन? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, इसलिए उनको कहा जाता है शक्तिशाली शासक। ये तो केवल जीतने का ही नहीं काम करते थे, अभी आपने क्या पढ़ा, बहुत बड़ा संरक्षक थे, विद्वान लोगों को बहुत बड़ा आश्रय देते थे, इसलिए अपने राज्य में देखिए कई तालाब बनवाए, जलाशय बनवाए और मंदिरें भी बनवाया है उन्होंने। अभी हमने पिछले पाठ में पढ़ा ना कि वह शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश होने के कारण जो विजयनगर था वहां वर्षा कम होती थी, पानी की कमी होती थी, तो पानी की पूर्ति के लिए लोग कहां से पानी पूर्ति थे, तो तुंगभद्रा नदी से। वहां पर एक जलाशय था, नहीं, जलाशय से वो लोग पानी को पूर्ति करते थे, जिनका नाम था कमलपुरम जलाशय। क्या नाम था? कमलपुरम जलाशय। ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो ऐसा माना जाता है राजा ये कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। ठीक है ना, अब कौन बनवाया इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसने बनवाया? कृष्णदेव राय। यानी कहने का अर्थ है कि वहां के लोगों के लिए तालाब, पानी का प्रबंध, ये सब करना उनका काम था और अच्छी खूबी से करते थे। और साथ ही साथ ये कई राज्य में अनेक नगरों की भी स्थापना की उन्होंने, और अपनी माँ के नाम पर भी उन्होंने एक उपनगर बनवाया था। देखिए, एक नगर होता है और एक उपनगर होता है, माने छोटा, तो माँ के नाम पर उन्होंने उपनगर बनवाया था। यानी कहने का अर्थ है बहुत ही अच्छे राजा, बहुत ही अच्छा नायक वो थे। कौन? कृष्णदेव राय। अब आगे चलते हैं, उनके सेनापति के बारे में देखते हैं। विजयनगर के जो सेनापति थे उनमें सबसे प्रसिद्ध सेनापति थे अमर नायक। याद रखेंगे कौन थे? अमर नायक। विजयनगर के सेनापति कौन थे? अमर नायक थे। बहुत ही ताकतवर बुद्धिजीवी थे, ध्यान देंगे। ये सेना के कमांडर होते थे। सेना का क्या होता था? कमांडर। सेनापति जो होता था सेना का कमांडर। ये राज्य के सभी कार्य के लिए, ध्यान देंगे, राज्य के जितने काम होते थे ये किसके जिम्मे होता था? राजा के बाद इसी का स्थान होता था, सेनापति का। और सभी काम के लिए ये कमांडर जो होते थे, यानी सेनापति जो होते थे, वो काम करते थे। अब कैसे काम करते समझिएगा। देखिए, जमीन जो होती थी, भूमि, भूमि का बंटवारा करना है, किसके पास? किसानों के पास है। फिर सड़कें बनवाना है, फिर मतलब तालाब खुदवाना है। इस सारे कामों को बखूबी निभाने का काम कौन करते थे? विजयनगर के सेनापति करते थे। सभी सेनापति अच्छे होते थे और उनमें अमर नायक तो बहुत ही प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ जो किसान को जमीन दी जाती थी, जमीनों से कर वसूला जाता था, और कर वसूल करके राजा को भेजना, ये किसका काम? सेनापति का। ठीक है, सेनापति क्या करते थे? कर वसूलना काम उन्हीं का था। जैसे मान लीजिए पूरे राज्य में राजा थोड़ी जाते थे कर वसूलने के लिए, तो सेनापति होते थे, और सेनापति कर वसूलवा करके कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। किसके लिए? तब मंदिर के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए कुछ हिस्सा, और कुछ अधिकांश हिस्सा को कहां भेज दिया जाता था? राजा को। और राजा को न साल में ऐसे 4 बार भेंट देने का था, लेकिन ये कितने बार भेंट देते थे? 1 बार भेंट देते थे। और खुद सेनापति खुद जाते थे राजा के सामने और राजा को भेंट सौंप मतलब देते थे। तो कौन थे ये? हमारे विजयनगर के सेना नायक, सेनापति, जिनके में सबसे प्रमुख कौन थे? अमर नायक, उनका नाम था, याद रखेंगे। ठीक है ना। बाद में क्या होता है मालूम है ना आपको? अभी क्या बताया, कृष्णदेव राय के राज्य में सेनापति जो थे वही कुछ विद्रोही थे, उनके लोग ही विद्रोही थे। तब बाद में इनके राजवंशों को, जो तुलुब राजवंश था, किसका संबंध किससे है? कृष्णदेव राय का किस राजवंश से संबंध? तुलुब, याद रखेंगे, तुलुब राजवंश के थे ये। तो तुलुब राजवंश को ना वो क्या करता है? हरा देता है, और हरा करके और
अराबिंदु राजवंश की स्थापना होता है। चलते हैं आगे। विजयनगर का पतन, आपने अभी देखा कि भाई विशाल साम्राज्य, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा स्थापत्य, लेकिन फिर भी पतन हो गया। कितने वर्षों में? 300 वर्षों में। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो याद रखेंगे, इसके पीछे था अयोग्य शासक। माने कहने का अर्थ है कि कृष्णदेव राय के बाद उनके जो राज्य हुए, सेना जो हुए, सॉरी राजा जो हुए उत्तराधिकारी, वो अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, कुशल नहीं थे, जिसके कारण उनके राज्य में विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई, विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई। और उनके विद्रोही माने उनके ही सेनापति सब ने उस तुलुब राजवंश का क्या कर दिया? खत्म कर दिया। चलिए, उनके बाद आया कौन? अराबिंदु राजवंश। अराबिंदु भी राजवंश के शासक जो थे वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए, और धीरे 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 धीरे, हाँ अभी बताया कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा 1529 में। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बाद उनके जो राजवंश हुए धीरे 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 कमजोर होते गए, अयोग्य होते गए, और धीरे धीरे राज का क्या हो गया? पतन हो गया, अंत हो गया। किसके कारण? अयोग्य शासन के कारण। दूसरा, सैनिक कमजोरी। जब राजा कृष्णदेव राय थे तब तो अच्छा शासक था, माने वो बहुत बड़ा विशाल सेना का निर्माण कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो शासक आए, उसके बाद शासक आए, वो अच्छे सेना का निर्माण नहीं कर पाया। मैंने कहने का अर्थ है कि सेना को सही से भोजन, समय से उसका क्या होते हैं हथियार, घुड़सवार, हाथी, इस सब का प्रबंध नहीं कर पाया। माने उनकी सेना जो थे, सैनिक व्यवस्था, वो धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो अपनी सेना कमजोर, तो दूसरा का होना हावी शुरू हो गया। और ऐसे ही समय में क्या होता है, सो देखिए कि उत्तर भारत पर फिर से इस्लामों का आगमन हो गया। उत्तर भारत पर फिर से मुसलमान का क्या हो गया? आगमन हो गया, आक्रमण हो गया। और लगभग इनके विजयनगर के चारों ओर के जितने साम्राज्य थे, जिसमें आज याद रखेंगे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, सुमेश्वर, इन सारे जगहों पर, सब जगह पर किसका अधिकार हो गया? मुसलमानों का आगमन, इस्लामों का आगमन हो गया। ठीक है ना, ये लोग उस पर अधिकार कर लिए। अभी आपने क्या देखा? कृष्णदेव राय सबको जीत लिया था, तो भाई वो लोग तो बदला लेंगे ना। तो अभी सब एक हो गए। कौन हो गए? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब, सुमेश्वर, ये सब क्या हो गए? एक हो गए। और एक हो करके और सब मिल करके एक के बार विजयनगर साम्राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब भाई अकेला विजयनगर के शासक, वो भी कमजोर, सेना कमजोर, इधर से 4 गो एक के बारी जुट गया। और उसका संरक्षक कौन दे रहा था? ऊपर से दिल्ली के शासक नहीं, जिसके कारण अब इसकी सेना कमजोर पड़ गई और इनकी हार हो गई। कब? तो 1665 में। हमने बताया ना, 1665 लगभग 50, 55, 65, इसके बीच में इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी एक साम्राज्य की जो राजधानी विजयनगर थी, वो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। तो आपने शुरू से स्थापना से लेकर के, स्थापना कब हुई? 1336। अंत कब हो गया? तो 1665 में। किसके कारण? तो यहाँ पर जो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और सोमेश्वर के जो लोग थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने सब मिलकर के एक बार आक्रमण किया, जिसके कारण की क्या हो गई? अंत हो गया। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर हमारा, थोड़ा सा बच गया है, उसको देखते हैं कि विजयनगर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली। ध्यान देंगे, आपको ये पढ़ने का मौका कैसे मिला, इसके बारे में थोड़ी सी हो जाए कहानी। नहीं देखिए, वो तो खत्म हो गया, धीरे धीरे वहां खंडर हुआ, टूट फूट गया सब। उसमें कुछ मंदिरें अभी भी हैं, जो अभी अभी आपने पढ़ा, जो विट्ठल विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है अभी भी वर्तमान है, हजारा राम मंदिर अभी भी वर्तमान है, लेकिन वो पहले की अवस्था में नहीं है, पहले की अवस्था में नहीं है। पहले जितना सुंदर आकर्षक था, उसमें कुछ गिरवरी आ गई, टूट फूट हो गया। जैसे हमने बताया, हजारा राम मंदिर में देवता नहीं है, उनमें मूर्तियां स्थापित नहीं है, केवल मंदिर का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जब मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ होगा और जो मंदिरें होगी, तो हिंदू का मंदिर था, तो वो लोग कुछ तोड़ फोड़ कर दिया होगा। नहीं तोड़, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में जो राम मंदिर थी, और जब हमारे यहाँ बाबर आया, हमारे यहाँ अयोध्या में जो मंदिर थी, और जब बाबर आया तो बाबर ने क्या किया? उसको सुनिएगा, थोड़ा सा पंखा के कारण हो रहा है वो, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि वो अयोध्या राम मंदिर को क्या कर देता है? तोड़ देता है, और वहां पर एक मस्जिद बनवा देता है। बाद में हिंदू लोग उस मस्जिद को भी तोड़ देते हैं, और इसके बीच में लड़ाइयाँ होती है। और लड़ाई होने के बाद में हमारे जो हर हर महादेव नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राम मंदिर की घोषणा कर दी, नहीं कर दी। तो चलिए, जो भी था, तो ठीक वैसे वहां पर भी हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, याद रखेंगे, उसके बाद वहां पर कई विदेशी, देखिए हमारे भारत में जो विजयनगर साम्राज्य हैं, उनको देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे साहित्य मिला, ध्यान दीजिएगा, कई साहित्य मिला है, तो उन साहित्य से जब पढ़े लोग, तो जानकारियां मिली कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनका नाम था विजयनगर।
बहुत विशाल सेना। तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे वो आए, व्यापारी, जिनमें याद रखिएगा पूछता है निकोलो दे कांति, निकोलो दे कांति, ये कहाँ के थे? इतावली व्यापारी थे। ये भी कहाँ गए थे? विजयनगर गए थे, वहां के बारे में उन्होंने भी लिखा है। इसके बाद अब्दुल रजाक, ये कहाँ के थे? फारस के थे। इसके बाद अफसानी निकितीन या रूस के व्यापारी थे जो 15वीं शताब्दी में, ये तीनों कब आए थे? तब 15वीं शताब्दी में। ठीक है, ये भारत आए कब? जब इन पढ़ा किसके बारे में? विजयनगर के जो साहित्य थे उन बारे में जब पढ़ा, जानकारी मिली, तो देखने की इनकी जिज्ञासा हुई और ये लोग आए। बाद में यानी 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में कौन आते? तो दुआते बरबोसा, डोमियोपेस और पुर्तगाल के फनीवो नुलीज नुलिस, ये लोग आए कहाँ? दक्षिण, मतलब दक्षिण भारत। और इन्होंने फिर से किसके बारे में देखा जाना? विजयनगर के बारे में। लेकिन उस समय हमें उतनी जानकारियां नहीं मिली। ये लोग आए, देखे, गए, लेकिन उतनी जानकारियां नहीं मिली। अब आता है देखिएगा अंग्रेजी शासन। जब अंग्रेज आते हैं हमारे यहाँ, देखिए अभी तो पुर्तगाल वाला आया था, पुर्तगाल वाला तो अपना व्यापार शुरू कर दिया, क्योंकि केरल मसालों का बहुत बड़ा प्रदेश, और केरल में वह व्यापार करने के लिए आया। उस समय किसका व्यापार चल रहा था? तो तुर्कों और अरबों का, तुर्कों और अरबों का। तुर्क और अरबों के साथ इसकी युद्ध भी हुई थी। याद रखेंगे किसके युद्ध हुई थी? तब पुर्तगाल वालों का, क्योंकि तुर्क और अरब यहाँ व्यापार कर रहे थे। अब बाद में उधर कौन आ गया? पुर्तगाल वाला। तो दोनों के बीच में लड़ाइयां भी हुई, लेकिन पुर्तगाल वाले के पास क्या था? अच्छी तकनीक, बंदूक था, जिसके कारण वह सफल हुआ व्यापार में और भारत के राजनीतिक में भी प्रवेश कर गया। लेकिन उससे ज्यादा प्रवेश किया था कौन? हमारे भारत में अंग्रेज। तो अंग्रेज जब आता है तब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में कॉलिन मैकेंजी, याद रखेंगे कॉलिन मैकेंजी, 1815 में कॉलिन मैकेंजी को उन्होंने भारत के प्रथम पर्यवेक्षक बनाया। सर्वेयर पर्यवेक्षक, सर्वेयर पर्यवेक्षक का मतलब होता है जैसे आपको जनसंख्या गिनने वाले आते हैं टीचर लोग, पूछते हैं कि आपके घर में कितना, तो कोई लिखाता है हमारे घर में 8 बच्चे हैं टोटल, 2 हम लोग हैं। आप जाएंगे कहीं तो लिखाता है 16 बच्चे और 2 हम लोग हैं, नहीं लिखाता है। नहीं, हम तो देखे थे कि मोबाइल में दिखाया कि एक भाई का था 36 गो और दूसरा का इसको कितना है, तो इसको है अब 38 गो है। लो अब बेचारे जो सर्वेक्षक थे उलट गए बेचारे चित्ते नहीं। हाँ, आज कहा कि 2 और ज्यादा करके लिख दीजिएगा क्योंकि 2 को होने वाला है। लीजिए अब ऐसी कहानी है भाई, यानी कि 36 गो है, ऊपर से 2 होने वाला है। नहीं तो उस सर्वेक्षक, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्वेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्वेक्षक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलिन मैकेंजी, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, परीक्षा में पूछता है कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रथम सर्वेयर पर्यवेक्षक बनाया। सर्वेयर पर्यवेक्षक का मतलब था कि उनको ये बताया कि आप भारत में जाइए, भारत में देखिए कि कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से जगह हैं जिनको मतलब देखने योग्य है, पुरानी चीजें हैं उनको। तो ये लोग आए और ये जब जाने कहाँ के बारे में? विजयनगर, हम्पी के बारे में। तो ये लोग कहाँ पहुंचे? पहले हम्पी। ठीक है ना, इनको किस जानकारी किससे मिली? तो किताबों से, साहित्य से। हम्पी जब गए कब? 1815 में। तो उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद उनको पता चला कि हम्पी में बहुत बहुत मंदिरें हैं, बहुत मस्जिदें भी हैं, कई सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं हम्पी में। और वह किसकी राजधानी रही थी? तब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। पहले नाम था विजयनगर, बाद में नाम रखा गया उसका हम्पी। चलिए, ये कौन बताया? ये कॉलिन मैकेंजी। ये भारत के बहुत बड़ा सर्वेक्षक थे, यानी अपने जीवन पर्यंत तक, अपने जीवन पर्यंत तक ये उस पद पर बने भी रहे हैं। इनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या होता है समझिएगा, इन्होंने पूरे जानकारी हासिल करने के लिए पहले तो मंदिर में गए, माने वहां गए हम्पी में, और हम्पी के हर एक एक चीजों को देखा, बारीकी से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहां के लोगों के बारे में जानकारी, वहां के लोगों से वहां के बारे में जानकारी की, कलाकृति के बारे में, इतिहास के बारे में, वहां के रहन सहन, भाषा, सब के बारे में। और कहने का अर्थ है कि भारत में, समझिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती के लिए, स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा एक तैयार कर दिया मोहरा। ठीक है, यानी ये कौन? कॉलिन मैकेंजी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती के लिए कि भारत में वो आकर के मजबूत सरकार बना सके, इसके लिए उन्होंने पूरा एकदम भारत के बारे में हर एक चीज, भाषा के बारे में, धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में सब कुछ बना करके वो किसको दिया? ईस्ट इंडिया
कंपनी को। ये तो हम बता रहे थे हम्पी के बारे में। उसके बाद क्या होता सो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाने के लिए सभी जानकारी उन्होंने हासिल किया। अब चलेंगे 1856 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रीनले। क्या नाम था? अलेक्जेंडर ग्रीनले, जो हम्पी गए और हम्पी में अनेक फोटो लिया, अनेकों बहुत सारे फोटो लिए, फोटोग्राफी किया। फोटोग्राफी समझ रहे हैं ना, कि फोटो ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, इधर से उधर से, पूरा एकदम बहुत अच्छा फोटो लिया। समझ रहे हैं ना, फोटो का मतलब अच्छा तजुर्बा से ले करके और तब उन्होंने जानकारी हासिल की हम्पी के बारे में। ठीक है, ये और ये फोटो लेकर के किसको भेज दिया? जो पर्यवेक्षक थे, पर्यवेक्षक यानी हम्पी को जानकारी हासिल करने की जो उसको टीम कह सकते हैं, टीम, उस टीम को ये सौंप दिए कि भाई देखिए यहाँ का हम्पी का ये फोटो है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। आगे चलते हैं, 1776 में एक व्यक्ति दूसरा आए जिनका नाम था J.F. प्लीट। इन्होंने प्रलेखन आरंभ किया। अब प्रलेखन क्या हो समझिएगा। प्रलेखन का मतलब होता है कि जो दीवालों पर लिखी होती है, जो मतलब पत्थरों पर लिखी होती है, इन सारे चीजों को कौन J.F. प्लीट ने सबको क्या किया, एक कॉपी पर लोड करना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। जो दीवार में लिखी है, क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन भाषा है, हर एक मंदिर का, हर एक भवनों का, क्योंकि उस समय दीवारों पर लिखा, अभी नहीं बताया पीछे कि दीवार पर लिखा गया था। इस सब चीज को उतारना शुरू किया, फिर उसका अनुवाद करना शुरू किया कि भाई क्या चीज लिखा हुआ, सबको जोड़ना शुरू किया और जोड़ करके एक दस्तावेज बना दिया। अब मान लीजिए आपको हम किताब दे दें तो आपको बुझने आएगा तब ना आप समझिएगा कि लिखा गया है। आप किताब में पढ़िएगा, इस तरह से हमने जो पढ़ाया, वीडियो बनाया, आपको उस किताब में नहीं है, जबकि हमने उस किताब से ही लिखा है। हमने बाहर से थोड़ी लिखते हैं, सब हम किताब से लिखते हैं, लेकिन किताब में हम एक शैली के हिसाब से सेटिंग कर देते हैं। नहीं, पूरा आपको लगता होगा एक कहानी के हिसाब से चला दिए सर जी, लेकिन आप पढ़ के देखिए किताब, आप हमने किताब दिया, हमको दिया था, लेकिन उस तरह से नहीं लगेगा आपको। तो कहने का अर्थ है कि उसने कौन, J.F. प्लीट ने क्या किया, पहले तो उसने लेख मतलब पूरे दीवार मंदिर का जो था उस सबको उतारा, और उतारने के बाद उसको अनुवाद किया, समझा, और समझने के बाद वो एक क्या बनाया, दस्तावेज, और सरकार को सौंप दिया। सौंपने के बाद क्या पता चला कि जो हम्पी है, जो विजयनगर है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था एक समय में, और वहां पर बहुत बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक चीजें हैं जो देखने योग्य हैं, जो साहित्य कलाकृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तब जाकर के 1986 में 1986 में जो विश्व हेरिटेज है, माने वर्ल्ड हेरिटेज को कह सकते हैं, विश्व धरोहर के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं यूनेस्को। क्या कह सकते हैं हम लोग? यूनेस्को। याद रखेंगे, यूनेस्को जो है उसको क्या बना देता है, विश्व धरोहर घोषित कर देता है। यूनेस्को, यूनेस्को का क्या काम है जानते हैं? यूनेस्को जो है वह विश्व के जितने भी प्राचीन चीज हैं, प्राचीन चीज, उसको वह जाती है, जांच करती है। यूनेस्को, याद रखिए, सॉरी, यूनिस, ये क्या करते हैं, ये टीम है कहाँ का, विश्व का। वो जाती है और विश्व के जो पुरातन चीजें हैं उस सबको वो देखती है। देखने के बाद उसको लगता है कि ये विश्व की एक अद्भुत चीज है, फिर ऐसा नहीं बनाया जा सकता है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, तो इन सारे चीजों को ना विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाता है, उसको संरक्षित कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी खुदाई, उसकी तोड़ फोड़ कुछ नहीं हो सकती है, मैंने वो एकदम संरक्षित कर दिया जाता है। जैसे आप हड़प्पा के बारे में पढ़ा, हड़प्पा हमारे यहाँ क्या क्या है, विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर है। वो अब भारत सरकार की नहीं रह गई, किसकी हो गई, वो वर्ल्ड सरकार की हो गई। ठीक है, उन्हीं यूनेस्को का। उसी तरह से हम्पी जो है वह भारत सरकार का अब नहीं रह गया, किसका हो गया, वो वर्ल्ड सरकार का हो गया, मैंने विश्व सरकार का हो गया। मैंने उसको बताया गया कि एक ऐसा इतिहास जो बहुत ही अद्भुत था, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और पूरी कहानी हमने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अगर आप हमारी वीडियो से अगर लाभान्वित हुए होंगे तो समझ ही रहे हैं क्या करना है, हम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो हमें भी तसल्ली मिलेगी कि हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात बताते हैं बुआ, एक एक दोहा तो लोगों को सुना देते हैं। विद्या ददाती सरकारी नौकरी, क्या समझ रहे हो, विद्या ददाती सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या, समझ रहे हो ना। तुम लोग जो हंस रहे हो, तो सुंदर कन्या चाहिए तो बउआ समझ लो, विद्या अच्छा से लो तो सरकारी नौकरियां फिर तो मिल है।